चलिए करंट अफेयर में आगे की क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से लास्ट में हम लोगों ने देखा था कुछ टॉपिक्स, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी होंगे बच्चों। अब अगला टॉपिक है, कल हम लोगों ने प्रोजेक्ट हिमाल देखा था, लद्दाख देखा था, ठीक है। लद्दाख का मुझे लगता है कि लद्दाख का राज्य पशु और राज्य पक्षी के बारे में हम लोगों का जानना था, ठीक है। चलिए नोट करते हैं इसमें 31 अगस्त लद्दाख का राज्य पशु एवं राज्य पक्षी ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चंस में सुधार हुए हैं, जैसे इसमें आपने देखा कि विश्वविद्यालय का गठन किया गया है, ठीक है। विश्वविद्यालय सिंधु नदी के नाम पर भारत का पहला ऐसा कोई विश्वविद्यालय है जो किसी नदी के नाम पर नामकरण किया गया है, ऐसी चीज़ें हैं ना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए बच्चों अपना 31 अगस्त 2001 31 अगस्त 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा हिमतेंदुआ ठीक है, हिमतेंदुआ जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्नो लेपर्ड, ठीक है। लेपर्ड मतलब क्या होता है? चीता, ठीक है। लेपर्ड आपको किसमें स्नो लेपर्ड NEO हिमतेंदुआ को क्या होगा? ये हिमतेंदुआ क्या पशु होगा? ठीक है। हिमतेंदुआ जिसे स्नो लेपर्ड को राज्य पशु यहाँ पर राज्य पशु क्या होगा? हिमतेंदुआ हो गया यहाँ पर, पक्षी जो आपका है उसके बारे में लिखिए। जबकि काली गर्दन वाले सारस काली गर्दन वाले सारस होते हैं, इनको क्या है? राजपक्षी घोषित किया है। तो काली गर्दन वाला सारस होगा और राजपक्षी होगा कहाँ का? लद्दाख का राजपक्षी। काली गर्दन वाले सारस को राजपक्षी घोषित किया गया है। और उल्लेखनीय बात यह है कि इसके पहले क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था ना, तो जम्मू एंड कश्मीर का राष्ट्रीय पशु क्या है? जब था जम्मू एंड कश्मीर राज्य था तो कुछ रहा होगा ना, जितना कहा जाए उसका अपने जवाब दीजिए, जितना कहा जाए उसका जवाब दीजिए। जब था तो अभी भी रहेगा ना, अब राज्य का गठन होगा तो दूसरे का नहीं रहेगा ना, किसी एक का तो डाउन किया जाएगा ना। यहाँ पर देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर का था तो सब ऐसे जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश का, और लद्दाख का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब पुराना था राज्य का वो सब इसी का रह जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर वाले केंद्र शासित प्रदेश का, और जो लद्दाख बन रहा है उसका नया बन रहा है, ठीक है। हाँ, तो लद्दाख एक तरह से समझिए आप, परिवर्तन क्या हुआ है? सिर्फ लद्दाख को अलग कर दिया गया है ना। जम्मू एंड कश्मीर पहले भी था, आज भी है, उसमें से लद्दाख शहर को अलग कर दिया गया है और दोनों को किया गया है, राजनीतिक रूप में परिवर्तन किया गया है।
राजनीतिक परिवर्तन ये किया गया है कि जो पहले राज्य थे, राज्य का दर्जा छीन करके इनको अब सीधे कैबिनेट केंद्र के अधीन इसको कर दिया गया है, यानी कि शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। बाकी जो चीज़ें थी बच्चों, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य की जो पहले से राज्य के पशु था, राज्य के पक्षी था, वो आज भी रहेगा। ठीक है, काश्मीरी हिरण जिसे हंगुल कहते हैं, वो राज्य के पशु पहले से आ रही है। चलिए फटाफट इसमें देखिए बहुत सारे, चूँकि टाइम हम लोगों का बहुत कम है, तो इसमें फटाफट आप लोग लिखते चलेंगे, फिर हम लोग जिससे कि हम लोगों को एक समय भी मिल जाए क्वेश्चन पूछने का भी, है ना। तो बहुत ज़्यादा समय इस पर लगाएंगे तो समय समझिए कि बहुत कवर नहीं हो पाएगा, इसका तेज़ी से इसको करिए। चलिए आगे, तो आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर राज्य का राजकीय पशु कश्मीरी हिरण, कश्मीरी हिरण जिसे हंगुल नाम से जाना जाता है, हंगुल, कश्मीरी हिरण हंगुल। ठीक है, जाना जाता है। जबकि राजकीय पक्षी काली गर्दन वाला सारस था, काली गर्दन वाला सारस था। ठीक है, यानी कि जो काली गर्दन वाला सारस था वह किसके नाम, जम्मू एंड कश्मीर जब राज्य था तो ये लद्दाख वाले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं काली गर्दन वाले सारस। ठीक है, जब एक था तो राजकीय पक्षी जो था वो काली गर्दन वाला सारस था सबका, लेकिन जब राज्य का गठन दोनों का अलग टेरिटोरी प्रदेश दोनों बनाए गए, दोनों अलग कर दिए गए, तो राजकीय पशु इसका तो यही है रह गया, और इसका जो है लद्दाख का हिंदुआ हो गया। ठीक है, और काली गर्दन वाला हो गया। अब इसका राजकीय पक्षी फिर या तो रखा जाएगा या तो फिर आगे चलकर निर्धारित किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि ये जो काली गर्दन वाले सारस मिलते हैं ये लद्दाख वाले हिस्से मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का अभी सरह नहीं गया, वो तो अलग के शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख, इस नाते उसको स्थलांतरित कर दिया गया, समझिए। चलिए, जबकि राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस था, ये पुरानी बात है। हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा, इसका नाम है पैंथेरा। क्या कहते हैं? पैंथेरा, इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक, चलिए अगला है। जबकि काली गर्दन वाले सारस का वैज्ञानिक नाम ग्रस निग्रिकोलिस, ग्रस निग्रिकोलिस, ग्रस निग्रिकोलिस। ठीक है, ये ग्रस है, ग्रस निग्रिकोलिस, ये क्या है? वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए बच्चों। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में हिम तेंदुआ को
सुभेद, सुभेद वल्नरेबल इसको इंग्लिश में कहते हैं, वल्नरेबल, ठीक है। सुभेद की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, सुभेद की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है या रखा गया है। हिंद तेंदुए एवं उसके आवास को, हिंद तेंदुए एवं उसके आवास को संरक्षित करने के उद्देश्य से, हिंद तेंदुए एवं उसके आवास को संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2009 में वर्ष 2009 में स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ठीक है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया था। तेईस अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व हिंद तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हिंद तेंदुआ वर्ष के रूप में मनाया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में, IUCN की रेड लिस्ट में काली गर्दन वाला सारस, काली गर्दन वाले सारस को संकटापन्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, संकटापन्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। संकटापन्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं काली गर्दन वाले? लद्दाख के किस क्षेत्र में? तो ये भी आप जान लीजिएगा, चांगथांग क्षेत्र पड़ता है लद्दाख का। कौन सा क्षेत्र? चांगथांग ये क्षेत्र है लद्दाख का, जहाँ पर आपको काली गर्दन वाला सारस मिलता है, ठीक है। लिख लीजिए, लद्दाख में चांगथांग क्षेत्र में काली गर्दन वाले सारस पाए जाते हैं। लॉन्च किया है जो भुगतान करने के लिए, ठीक है। विशेष डिजिटल भुगतान का एक साधन है ये, जैसे आप लोग पेटीएम वगैरह करते हैं, ठीक है, रुपए वगैरह करते हैं, और जो तमाम सारे जो ऐप हैं इनके माध्यम से भीम है और तमाम सारे ऐप हैं इनके माध्यम से आप लोग लेते हैं। उसी तरह से मोदी जी ने नया लॉन्च किया है 2 अगस्त 2021 को एक नई योजना। चलिए इसमें क्या है देखते हैं। तो देखिए, ई रूपी एक नया डिजिटल भुगतान साधन, एक नया डिजिटल भुगतान साधन है। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान साधन ई रूपी डिजिटल क्या क्या माध्यम है, क्या लिखा आप लोगों ने, सेंटेंस क्या बनाए हैं?
ने प्रधानमंत्री ने हाँ डिजिटल भुगतान साधन ई रूपी, ऐसे इंग्लिश में इसको लिखेंगे ई रूपी, जो ई ऐसे बनाते हैं ई ऐसे समझिएगा, ठीक है। ई रूपी को लॉन्च किया। यह एक डिजिटल भुगतान साधन है यह डिजिटल भुगतान हेतु एक नगद यह डिजिटल भुगतान हेतु एक नगद रहित नकद रहित और संपर्क रहित संपर्क रहित साधन है ई रूपी का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ई रूपी का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इंग्लिश में इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द्वारा किया गया है। ई रूपी लेनदेन के लिए NPCI ने 14 बैंकों के साथ साझेदारी की है और 3 बैंकों के साथ 14 बैंकों के साथ साझेदारी की है। सहयोगी बैंक गैस करके लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर इससे क्वेश्चन आना ही आना है 100%। साझेदारी या सहयोगी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फटाफट नाम लिखते चले जाएं 14 बैंकों के नाम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, PNB लिख लीजिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और 14वां है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये 14 बैंक आपके हैं जिनके साथ NPCI ने
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने समझौता करके ये बात शर्त रख दी है कि भाई अगर कोई ई-रूपी से पेमेंट करता है तो आप इसको अधिकृत करेंगे, मानेंगे। ई-रूपी मूलतः एक डिजिटल वाउचर है। ई-रूपी मूलतः एक डिजिटल वाउचर है जो उपयोगकर्ता को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड सुने होंगे आप लोग, क्यूआर कोड, ठीक है, एसएमएस या क्यूआर कोड वही होता है जिसपे लोकेशन वगैरह से आपने देखा होगा, जो बना होता है बॉक्स टाइप का चौकोर का, उसमें कोडिंग की जाती है, और क्यूआर कोड सभी लगभग करीब में क्यूआर कोड तो हर जगह चलने लगा है। और स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को भी, देखते हैं कोई प्रोडक्ट आप लेते जाते हैं शॉपिंग मॉल वगैरह में, तो क्यूआर कोड से यूज करते हैं, वही चीज़ है, वो लगभग क्यूआर कोड वही है, ठीक। तो एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पूर्व भुगतान वाउचर होता है। इसके माध्यम से किसी सेवा प्रदाता को भुगतान किया जा सकता है। यह भुगतान साधन उपयोगकर्ता को कार्ड, जैसे पहले कार्ड और बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह के माध्यम से करते थे आप, तो ये अब इसकी ज़रूरत इससे नहीं रहेगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखिए इसमें कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना ही सेवा प्रदाता को भुगतान करने में सक्षम बनाता है। ई-रूपी के प्रयोगकर्ता को अप्रयोगकर्ता मतलब यानी लाभार्थी जो व्यक्ति होगा उसकी बात कर रहा है। लाभार्थी को यानी कि प्रयोगकर्ता का, ऐसे करिए, प्रयोगकर्ता का बैंक में खाता होना अनिवार्य नहीं है। यह एक ऐसी विशेषता है जो इसे अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से, काफी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं, खाता होना अनिवार्य नहीं है। यह ऐसी विशेषता है जो अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से अलग करती है, जो इसे अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से अलग करती है। ई-रूपी कल्याणकारी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की
कल्याणकारी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। एक क्रांतिकारी पहल है। ई-रूपी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ई-रूपी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, इसे डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी प्रणाली को सुदृढ़ करने और डीबीटी प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसे अधिक पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। ई-रूपी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसे अधिक पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब कैसे प्रयोग में किया जाएगा और लाया जाएगा, वो भी प्रोसेस क्या होगा इसका वो भी देखिए पैराग्राफ चेंज करके। इसके द्वारा एक आसान दो चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से एक आसान दो चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सुनिश्चित होगा। इसके द्वारा एक असमान दो चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सुनिश्चित होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी भी साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी भी साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे उपयोगकर्ता जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, ऐसे उपयोगकर्ता जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे भी ई-रूपी का प्रयोग कर सकेंगे, वे भी ई-रूपी का प्रयोग कर सकेंगे। तथा या साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्शन रहित स्थानों पर भी इसका उपयोग संभव हो सकेगा। अब इसका थोड़ा सा जैसे अभी CBDC एक जो है केनरा बैंक ने स्टार्ट किया था, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टार्ट किया था, उससे ये भिन्न है, तो उसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। देखिए ई-रूपी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा प्रस्तावित भविष्य की डिजिटल मुद्रा CBDC ये हाईलाइट कर लीजिए, डिटेल में लिख लीजिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC सेंट्रल बैंक
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, से अलग है। CBDC भविष्य में जारी की जाने वाली, CBDC भविष्य में जारी की जाने वाली एक डिजिटल मुद्रा है। जबकि ई-रूपी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसे इंग्लिश में NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, NPCI द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल वाउचर है, द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल वाउचर है। नेक्स्ट है बच्चों, NTPC द्वारा सघन लक्ष्यों की घोषणा क्या की गई है उसके बारे में देख लीजिए। NTPC ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा की गई है, क्या है इसमें। इसके बाद सबसे बड़ा सौर पार्क के बारे में देखेंगे। NTPC ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा। NTPC क्या है फुल फॉर्म? नेशनल नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, लिमिटेड। तो उसमें क्या हुआ है, ये आप ध्यान दीजिए। इसमें 27 जून 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 27 जून 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार NTPC लिमिटेड अनुसार भारत में ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है, ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद, इसे इंग्लिश में कहेंगे HLDE। देखिए HLDE, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, UN हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। HLDE, ठीक है, पहले कैपिटल में लिखेंगे HLDE, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे अब हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी, इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। अब किससे डायलॉग हो रहा है, यानी बातचीत किससे हो रही है? यूनाइटेड नेशन से हो रही है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र से, ठीक है। तो UN हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के अंग के रूप में अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों टारगेट, लक्ष्य, गोल
ऊर्जा सघन लक्ष्यों, इसे इंग्लिश में कहेंगे एनर्जी कंपैक्ट गोल्स, एनर्जी कंपैक्ट गोल्स, COMPACT कंपैक्ट की स्पेलिंग होगी, एनर्जी कंपैक्ट गोल्स की घोषणा किया है। एनटीपीसी ने 2022 तक परिवर्तित करके एनटीपीसी ने 2022 तक 60 गीगावाट 60 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही एनटीपीसी ने 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता नेट एनर्जी इंटेंसिटी, इसे इंग्लिश में कहेंगे नेट एनर्जी इंटेंसिटी, यानी शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कटौती का लक्ष्य 10% की कटौती का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। 10% की कटौती का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क, 12 जुलाई 2021 को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात स्थित कच्छ केरण, हाईलाइट करिएगा, गुजरात स्थित कच्छ केरण में एक सौर पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। कच्छ के रण में एक सौर पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। यह भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा। जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगी। इस पार्क से व्यावसायिक रूप से या व्यावसायिक स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर कर लीजिए बेटा, इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन
जिसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना है। तेरह जुलाई 2021 को एनटीपीसी, देखिए ये एनटीपीसी की एक शाखा के रूप में एक तरह से कार्य करती है, ठीक है। कौन? रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। तो एनटीपीसी की ही रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड उसी की एक शाखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, एनटीपीसी की ही शाखा के रूप में कार्य कर रही है। या कहिए उसका विंग जो अलग अलग विंग देखते हैं ना, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को देखने वाली विंग है उसकी, ठीक है। तो 12 जुलाई को जब समझौता हुआ सबसे बड़े पार्क का जो कच्छ के रण में बनना है, ठीक है। और 13 जुलाई को क्या हुआ, लद्दाख में इन्होंने किस चीज़ के लिए समझौता किया है उसके बारे में देखिए। 13 जुलाई 2021 को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ देश की प्रथम, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पैराग्राफ चेक करिए। एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित सिमहाद्री, ऐसे है सिमहाद्री स्थित सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है। जिसकी क्षमता 10 मेगावाट है। साथ ही साथ तेलंगाना के रामागुंडम में एनटीपीसी द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है।
नोट करके लिख लीजिए इसी में आगे। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी के 100% स्वामित्व वाली, एनटीपीसी के 100% स्वामित्व वाली एक अनुषंगी इकाई है, जो कि मैंने आपको बताया। अगली हेडिंग करिए बच्चों, तृतीय सतत विकास, तृतीय सतत विकास लक्ष्य, तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक लक्ष्य, तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड, व डैशबोर्ड 2020-21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात कर रहा है। थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब भारत के किन राज्यों से, ये आप लोग जानेंगे कि भारत के किस राज्य ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में कौन सा स्थान रखा, सबसे उच्च स्थान पे कौन से स्टेट्स हैं, सबसे निम्न स्थान पे कौन से स्टेट्स हैं, किन शासित प्रदेश सबसे अच्छे स्थिति में कौन है, कौन से, और आपके किन शासित प्रदेश खराब स्थिति में पहुँचे हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये हम लोग आगे कल की डेट में, ठीक है। इतनी भी जितनी चीज़ें हैं वो सब आप लोगों को लर्न होनी चाहिए, चीज़ें समझ लिया करिए।